नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर आधारित धौलागढ़ माता श्रृंखला 20 में आज हम करने वाले हैं कंडमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आइटम्स इन जेएनवीज पार्ट 2। मतलब कि नवोदय विद्यालय में कंडमनेशन और डिस्पोजल के क्या रूल है, कौन कमिटीज होंगी, क्या लाइफ स्पेन होगी, पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे कंडमनेशन और डिस्पोजल्स पर। तो साथियों, देखते हैं धौलागढ़ माता श्रृंखला 20 का पहला क्वेश्चन। 361. What is the process of withdrawing documents from shelves to move them for storage or discarding it permanently? भंडारण के लिए उन्हें स्थानांतरित करने या स्थायी रूप से त्यागने के लिए अलमारियों से दस्तावेजों को वापस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कि आइटम्स को स्टोर करने के लिए किसी जगह से ट्रांसफर कर देना, शेल्फ से निकाल लेना, अलमारियों से निकाल लेना और परमानेंटली डिस्कार्ड कर देना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रीडिंग आउट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जहां पर हम भंडारण के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं या स्थायी रूप से त्यागने के लिए अलमारियों से दस्तावेजों को वापस ले रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, वीडिंग आउट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि आइटम्स को वीडिंग आउट कर देना, निस्तारण कर देना क्या कहलाता है? वीडिंग आउट कहलाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 362। What should the stock in charge do immediately after condemnation and disposal of items with due approval of the competent authority? सक्षम प्राधिकारी के विधिवत अनुमोदन के साथ वस्तुओं के निस्तारण एवं निपटान के तुरंत बाद स्टॉक प्रभारी को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ इमीडिएटली बाय मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन द स्टॉक एसेट रजिस्टर, मेंशन द रेफरेंस नंबर ऑफ सैंक्शन ऑर्डर विद डेट, शोविंग ग्राउंड बैलेंस ऑफ द आइटम्स इन स्टॉक रजिस्टर, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। जब भी कंडमनेशन या डिस्पोजल हो चुका है तो प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिलने के बाद में स्टॉक इंचार्ज क्या करेगा? रिटर्न ऑफ कर देगा, आइटम है उनको राइट ऑफ कर देगा और साथ में उसकी एंट्रीज भी रखेगा कि कौन सा आइटम है वो राइट ऑफ हो चुका है। इसके साथ में मेंशन द रेफरेंस नंबर ऑफ द सैंक्शन ऑर्डर, जो राइट ऑफ के लिए सैंक्शन ऑर्डर है उसको विद डेट क्या करना होगा? रेफरेंस नंबर मेंशन करना होगा। शोविंग द ग्राउंड बैलेंस ऑफ द आइटम्स, जो आइटम राइट ऑफ होने के बाद में बैलेंस बच गया है तो उसको भी मेंशन करना होगा। सभी कार्य हैं वो करने होंगे स्टॉक इंचार्ज को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 363। वेयर एवर द आइटम्स बिकम अनसर्विसेबल ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचेप और मिसिंग, ए कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द क्लस्टर आईसी असिस्टेंट कमिश्नर हु कैन इम्पोज पेनल्टी रिकवरी अगेंस्ट द एम्प्लॉई। जहां भी मद, लापरवाही, धोखाधड़ी, चोरी, शरारत या गुमशुदगी के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं, वहां संकुल प्रभारी सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। कर्मचारी के खिलाफ दंड वसूली कौन लगा सकता है? मतलब कि कोई आइटम गायब हो गया है या लापरवाही की वजह से अनसर्विसेबल हुआ है, धोखाधड़ी की वजह से, गुमशुदगी के कारण अनुपयोगी हो गया है, तो संकुल प्रभारी सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा उस आइटम को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, कंडम करने के लिए। और संकुल प्रभारी की अध्यक्षता में समिति के द्वारा कोई कर्मचारी दोषी सिद्ध होता है तो दंड दिया जा सकता है। परंतु दंड देने की कार्रवाई है वो कौन कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, क्लस्टर इंचार्ज, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, डिप्टी कमिश्नर। कंसर्न रीजनल ऑफिस का डिप्टी कमिश्नर है, उस कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है या वसूली के लिए आदेश जारी कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Next question 364. Items issued to students in JNVs such as all uniform items, pullovers, blazers, shoes, bed sheets, towels, school bags, pillow covers, stationery items, textbooks, etc. not to be taken back from students even after expiry of lifespan. Which of the following is true? जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों को जारी किए गए सभी सामान जैसे कि वर्दी के सभी सामान, प्लोवर, ब्लेजर, जूते, बेडशीट, तौलिया, स्कूल बैग, तकिए के कवर, स्टेशनरी आइटम, पाठ्य पुस्तकें आदि जीवन काल की समाप्ति के बाद भी छात्रों से वापस नहीं लिए जाने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मतलब कि ये सभी आइटम है वो वापस नहीं लिए जाने चाहिए। प्लोवर है, ब्लेजर है, जूते, बेडशीट,
तौलिया, स्कूल बैग, तकिए के कवर, स्टेशनरी आइटम्स जिनका लाइफ स्पेन एक्सपायर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फिर भी वापस नहीं लिए जाने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा पॉइंट है, ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। Textbooks may be collected back for a brief period only in case of delay in arrival of textbooks for new session. As soon as the textbooks are made available for new session, the collected books may be returned to the students. Next option है in no case textbooks be auctioned oblique sold by the JNVs to generate revenue. D all the above. करेक्ट आंसर विल बी डी ऑल दी अबव। मतलब कि ये सभी आइटम हैं जैसे कि प्लोवर्स है, ब्लेजर, शूज, बेडशीट और टॉवल्स, स्कूल बैग्स, पिलो कवर्स, स्टेशनरी आइटम्स, टेक्स्ट बुक्स, ये सभी एक्सपायरी होने के बाद में, लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद में भी रिकवर नहीं होंगे, बच्चों से जमा नहीं किए जाएंगे। साथ में ये ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बुक्स हैं वो कलेक्ट की जा सकती है ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक कि नई टेक्स्ट बुक नहीं आती है, नए सेशन शुरू हो गया है तो बच्चों से कलेक्ट की जा सकती है। परंतु क्या करना होगा, एज सुन एज द टेक्स्ट बुक्स आर अवेलेबल फॉर न्यू सेशन द कलेक्टेड बुक्स मे बी रिटर्न टू द स्टूडेंट्स। मतलब कि कलेक्ट की गई टेक्स्ट बुक्स है वो वापस दे दी जाएंगी बच्चों को। और साथ में सी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन नो केस टेक्स्ट बुक्स बी ऑक्शनड सोल्ड बाय द जेएनवीज टू जनरेट रेवेन्यू। यानी कि आप टेक्स्ट बुक्स का ऑक्शन नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते जिससे कि जेएनवी को रेवेन्यू जनरेट हो जाए, इस उद्देश्य से किताबों को नहीं बेच सकते। तो सभी ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 365। कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वाइज फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट बॉल, शटलकॉक, other such items should be disposed of as soon as become unusable, unrepairable, may be disposed of by dash। उपभोज्य खेल उपकरण जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट बॉल, शटलकॉक, अन्य ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द निपटान किया जाना चाहिए, जैसे ही उपयोग करने योग्य या मरम्मत योग्य न हो। इनका निपटान डैश द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल, कंडमनेशन कमेटी एट जेएनवी लेवल, क्लस्टर इंचार्ज एसी, स्टोर कीपर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल। मतलब कि कंज्यूमेबल खेल उपकरण जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट बॉल, शटलकॉक, अन्य ऐसी वस्तुएं को जल्द से जल्द निपटान किया जाना चाहिए। जैसे ही उपयोग करने योग्य या मरम्मत करने योग्य नहीं होती हैं तो इनका निपटान कौन कर सकते हैं, कंसर्न स्टॉक होल्डर कर सकते हैं, साथ में प्रिंसिपल भी कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर के स्कूल लेवल पर कंडमनेशन कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल। Move to question number 366. Who will check the entries of condemnation and disposal process during his visit to the school? स्कूल के दौरे के दौरान निस्तारण और निपटान प्रक्रिया की प्रविष्टियों की जांच कौन करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द कंसर्न क्लस्टर, डिप्टी कमिश्नर कंडमनेशन, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द कंसर्न क्लस्टर। मतलब कि क्लस्टर आईसीएसी है, वो क्लस्टर आईसीएसी है वो इन एंट्रीज को चेक करेंगे, क्योंकि कंडमनेशन और डिस्पोजल कर लिया गया है विद्यालय लेवल पर। सारी एंट्रीज को चेक करेंगे, कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट की गई है कंडमनेशन और डिस्पोजल के लिए, तो इसके लिए क्लस्टर एसी है वो चेक करेंगे, एंट्रीज को देखेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कंसर्न क्लस्टर आईसी। क्वेश्चन देख लेते हैं 367। एक्सपायर्ड मेडिसिन, hazardous substances, waste materials not fit for further use may be disposed of by concerned stockholder and principal। यहाँ पर रूल बताया है, रूल 217 फिफ्थ ऑफ GFR 2017, which item should be avoided to bulk purchase in one time। एक्सपायर्ड दवाएं, खतरनाक पदार्थ, अपशिष्ट जो आगे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, संबंधित स्टॉक होल्डर और प्रिंसिपल नियम 217(5) द्वारा निपटाए जा सकते हैं। किस वस्तु को एक बार में थोक में खरीदने से बचना चाहिए? मतलब कि कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन है या हैजार्डस सब्सटेंसेज हैं, कोई अपशिष्ट है जो आगे उपयोग नहीं आ सकता है, तो संबंधित स्टॉक होल्डर है, साथ में प्रिंसिपल नियम 217(5) जो कि जीएफआर 2017 के नियम 217(5) के तहत निपटारा कर सकते हैं।
किस वस्तु को एक बार में थोक में मतलब कि बल्क में नहीं खरीदना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। डेली यूज आइटम्स, यूनिफॉर्म्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स आइटम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, मेडिसिन्स। मेडिसिन्स को बल्क में नहीं खरीदना चाहिए, एक बार में नहीं खरीदना चाहिए, जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार खरीदा जा सकता है। तो इन सभी का निपटारा भी करना होगा। एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं, हैजार्डस सब्सटेंसेज हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं। तो जीएफआर 2017 के रूल 217(5) के तहत इनका निपटारा किया जा सकता है स्टॉक होल्डर और प्रिंसिपल के द्वारा। परंतु मेडिसिन्स के बारे में बताया गया है कि बल्क में नहीं खरीदनी चाहिए, एक बार में इकट्ठी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन देख लेते हैं 368। स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी शुड बी डन एनुअली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, for which a stock verification subcommittee will be constituted and a certain number of shelves will be allotted to each member who will be deputed for stock verification subcommittee in JNVs। पुस्तकालय में सभी पुस्तकों का स्टॉक सत्यापन मार्च अप्रैल माह के दौरान वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए, जिसके लिए एक स्टॉक सत्यापन उप समिति का गठन किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित संख्या में अलमारियां आवंटित की जाएंगी। जेएनवी में स्टॉक सत्यापन उप समिति के लिए किसे प्रतिनियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। वाइस प्रिंसिपल एज एकेडमिक इंचार्ज ऑफ द कंसर्न जेएनवी, टीचर ऑफ द कंसर्न जेएनवी, क्लस्टर इंचार्ज, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनवी। करेक्ट आंसर विल बी बी, टीचर ऑफ द कंसर्न जेएनवी। यानी कि पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन मार्च अप्रैल में हो जाना चाहिए प्रतिवर्ष, और इसके लिए स्टॉक सत्यापन उप समिति है विद्यालय लेवल पर गठित की जाएगी। विद्यालय लेवल पर स्टॉक वेरिफिकेशन उप समिति के मेंबर्स को अलमारियां बांट दी जाएंगी, जिससे कि उनका आवंटित जो अलमारी है उसमें वेरिफिकेशन किया जा सकता है, सामान का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। उप समिति के मेंबर कौन होंगे? टीचर होंगे। जेएनवी के टीचर को लगाया जा सकता है, डेप्यूट किया जा सकता है, स्टॉक वेरिफिकेशन सब कमेटी के मेंबर के रूप में उनको नियुक्त किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 369। द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वीडिंग आउट आर। तो यहाँ पर वीडिंग आउट के लिए कुछ क्राइटेरिया बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। फिजिकल कंडीशन, म्यूटिलेटेड, ब्रिटल, पेस्ट इन्फेक्टेड, डुप्लीकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स इफ नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड है ओल्डर आउटडेटेड एडिशंस, टेक्स्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल्स based on the old curriculum, one copy may be kept for reference, and quality of contents and the documents not in use for a long time। और फोर्थ पॉइंट है suitability of the subject, documents which are not relevant to the objectives of curriculum और NVS। दस्तावेजों की छटाई का आधार बताएं। इनमें से कौन कौन से आधार हैं जिससे कि वीडिंग आउट किया जा सकता है? डॉक्यूमेंट्स का, बुक्स का। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड बी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। करेक्ट आंसर विल बी सी। चारों ही पॉइंट ठीक हो जाएंगे। वीडिंग आउट के लिए आइटम्स या बुक्स या डॉक्यूमेंट्स को वीडिंग आउट करने के लिए फिजिकल कंडीशन देख करके, जैसे कि म्यूटिलेटेड है, ब्रिटल है, पेस्ट इन्फेक्टेड है, कटी फटी है या नष्ट हो गई है, खराब हो गई है, कीड़े लग गए हैं, दीमक लग गई है, तो उनको वीडिंग आउट किया जा सकता है। साथ में डुप्लीकेशन के आधार पर भी किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स इफ नॉट रिक्वायर्ड, मल्टीपल कॉपीज हैं और उनकी आवश्यकता नहीं है तो उनको भी वीडिंग आउट किया जा सकता है। ओल्डर आउटडेटेड एडिशंस, टेक्स्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल्स बेस्ड ऑन द ओल्ड करिकुलम, पुराने पाठ्यक्रम पर आधारित ये किताबें थी और इनका रेफरेंस कॉपी है रखी जा सकती है। साथ में क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स नॉट इन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि कोई आइटम इस तरीके का है कि उसके कंटेंट है वो अच्छे नहीं है और वो आगे लंबे समय तक काम नहीं आएंगे, इस आधार पर भी वीडिंग आउट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है सुटेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम और एनवीएस, मतलब कि कोई आइटम ऐसा है जो रेलेवेंट नहीं है, सुटेबल नहीं है, करिकुलम के अनुसार नहीं है, नवोदय के अनुसार ठीक नहीं है, उस आइटम को क्या किया जा सकता है? वीडिंग आउट किया जा सकता है। तो सभी पॉइंट है वो ठीक हो जाएंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा सी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 370। Every non-consumable item should be verified at the time of condemnation and disposal at the school level. How should these items be recorded in the school stock register?
प्रत्येक गैर उपभोज्य वस्तु की स्कूल स्तर पर निस्तारण एवं निपटान के समय जांच की जानी चाहिए। इन मदों को स्कूल स्टॉक रजिस्टर में कैसे दर्ज किया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। मार्क एनग्रेव द ईयर ऑफ परचेज, रेफरेंस नंबर ऑफ द आइटम, डिटेल ऑफ द सप्लायर, डिटेल ऑफ द परचेज कमेटी, डिटेल ऑफ द वेरिफिकेशन कमेटी। तो क्या करना होगा? नॉन कंज्यूमेबल आइटम है जिसका कंडमनेशन कर दिया गया है, डिस्पोजल कर दिया गया है स्कूल लेवल पर, तो आगे क्या कार्रवाई करनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। मार्क एनग्रेव द ईयर ऑफ परचेज, रेफरेंस नंबर ऑफ द आइटम, वो रिकॉर्ड में रखा जाएगा, स्टॉक रजिस्टर में लिखा जाएगा, कब वो खरीदा गया था, कितने रुपए का खरीदा गया था, उसका रेफरेंस नंबर क्या होगा, ये सब चीजें बतानी होंगी, मार्क करना होगा। सही उत्तर हमारा होगा एक। अगला सवाल 371। What are the equipments in the laboratory which can be disposed of at the earliest by the respective stockholder and principal when they become unusable due to wear and tear, breakage? प्रयोगशाला में ऐसे कौन से उपकरण हैं जिन्हें संबंधित स्टॉक होल्डर और प्रिंसिपल द्वारा जल्द से जल्द नष्ट किया जा सकता है जब वे टूट फूट के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं? मतलब कि लेबोरेटरी में वो कौन से आइटम है जो स्टॉक होल्डर और प्रिंसिपल मिल करके उनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जबकि वो टूट फूट गए हैं, अनुपयोगी हो गए हैं। तो कौन से आइटम है जिनको स्टॉक होल्डर और प्रिंसिपल है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेगाइल लैब इक्विपमेंट्स मेड ऑफ ग्लास, क्ले, प्लास्टिक, पेपर, स्ट्रॉ एटसेट्रा, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, सोफिस्टिकेटेड लैब आइटम्स, एक्सेस आइटम्स। तो किन का कंडमनेशन किया जा सकता है? स्टॉक होल्डर और साथ में प्रिंसिपल के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। फ्रेगाइल लैब आइटम्स हैं जैसे कि ग्लास से बने हुए, क्ले से बने हुए, प्लास्टिक से, पेपर से, स्ट्रॉ से बने हुए, तो इनको तुरंत ही डिस्पोज ऑफ करना है क्योंकि ये अभी काम के नहीं बचे हैं, वो टूट फूट गए हैं, ब्रेकेज उनका हो गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 372। हु कैन अप्रूव वीडिंग आउट ऑफ बुक्स और रिमूवल ऑफ बुक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बुक्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय? जवाहर नवोदय विद्यालय में पुस्तकों की छटाई या पुस्तकों की सूची से पुस्तकों को हटाने की स्वीकृति कौन दे सकता है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस, क्लस्टर इंचार्ज, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनवी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस मतलब कि डीसी है, वो वीडिंग आउट के लिए अप्रूवल दे सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 373। विच आइटम्स इश्यूड टू स्टूडेंट्स इन जेएनवी शुड बी कलेक्टेड बैक एंड बाई? जेएनवी में विद्यार्थियों को जारी की गई कौन सी वस्तुएं वापस ली जानी चाहिए और क्यों? मतलब कि कुछ आइटम है वो तो रिटर्न नहीं लिए जाते, कलेक्ट नहीं किए जाते, परंतु कुछ आइटम है वो रिटर्न लिए जा सकते हैं, और उनके लेने का क्या कारण है? ऑप्शन देख लेते हैं। मैट्रेसेस, ब्लैंकेट, पिलोज, मॉस्किटो नेट्स में बी कलेक्टेड बैक आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन। These items either to be repaired for emergency reuse or disposed of. In no case such items be allowed to pile up and rot. डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मैट्रेसेस, ब्लैंकेट्स, प्लोज, मॉस्किटो नेट्स, इनको लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद में वापस कलेक्ट कर लिया जाएगा और इन आइटम्स को रिपेयर करवाया जा सकता है, इमरजेंसी रीयूज करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए इनको कलेक्ट किया जाता है। परंतु सी पॉइंट में बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। इन नो के सच आइटम्स बी अलाउड टू पाइल अप एंड रोट, मतलब कि कचरे का ढेर नहीं बनाना है, सड़ने नहीं देना है कि सड़ रहा है, उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गया है तो ढेर लगा दीजिए, सड़ने दीजिए, बदबू उठने दीजिए, ये गलत है। कोई भी कंडीशन में इनको इस तरीके के ढेर लगा करके सड़ने नहीं देना है, या तो उनको रिपेयर करवा लेना है रीयूज करने के लिए, या डिस्पोज ऑफ कर देना है, कचरे की सफाई कर देनी है, तो इन आइटम्स को वापस लिया जा सकता है। सभी तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पर लाए जा रहे हैं, कौन से कलेक्ट किए जाते हैं, कौन से नहीं किए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 374। हाउ विल द बुक्स वीडेड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी बी आइडेंटिफाइड? पुस्तकालय से छटाई निकाली गई पुस्तकों की पहचान कैसे की जाएगी? बुक्स स्टैम्प्ड विद द वर्ड वीडेड, signature of librarian on the title and secret pages. The list of weeded out books is to be submitted to DC of concerned RO for approval of the weeded out books as per the list. D all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव।
पुस्तकालय से छँटाई या निकाली गई पुस्तकों की पहचान कैसे की जाएगी? जो भी पुस्तक वीडेड आउट हो गई है, जो आइटम वीडेड आउट हो गया तो उस पे लिखा होगा, स्टैम्प लगी होगी, वीडेड आउट हो गई है। और सिग्नेचर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑन द टाइटल एंड सीक्रेट पेज, वहाँ पर लाइब्रेरियन का सिग्नेचर होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष का सिग्नेचर होगा, टाइटल पेज पर, सीक्रेट पेज पर सिग्नेचर होना चाहिए। साथ में लिस्ट ऑफ वीडेड आउट बुक्स इज टू बी सबमिटेड टू डीसी ऑफ कंसर्न आरओ, मतलब कि जो भी आइटम वीडेड आउट हुआ है उसको अप्रूवल के लिए डीसी को दिया जाएगा, साइन करवाया जाएगा, जिससे कि आइटम है वो वीडेड आउट किए जा सकते हैं लिस्ट के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 375। For libraries having more than 20,000 books and up to 50,000 books, stock verification should be done at least once in how many years? 20,000 से अधिक और 50,000 तक की पुस्तकों वाले पुस्तकालयों के लिए कितने वर्षों में कम से कम एक बार स्टॉक सत्यापन किया जाना चाहिए? जबकि इन पुस्तकालयों में प्रतिवर्ष नमूना भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। एवरी ईयर, वंस इन 2 ईयर्स, वंस इन 3 ईयर्स, वंस इन 5 ईयर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि 20,000 से लेकर के 50,000 वॉल्यूम्स हैं, 20,000 से लेकर के और 50,000 किताबें किसी लाइब्रेरी में हैं, तो वहां पर स्टॉक वेरिफिकेशन है कितने दिनों में किया जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, वंस इन 3 ईयर्स, मतलब कि 3 साल में एक बार, 3 वर्ष में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर 20,000 से लेकर के 50,000 वॉल्यूम्स हैं तो 3 वर्ष में एक बार स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाएगा, परंतु वहां पर सैंपल वेरिफिकेशन हर साल करना होगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल में एक बार ही स्टॉक वेरिफिकेशन करें, फिजिकल वेरिफिकेशन करें। 3 साल में एक बार होना चाहिए, क्योंकि किताबों की संख्या है वो ज्यादा है, 20,000 से 50,000 है, परंतु सैंपल वेरिफिकेशन है, सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन है, वो हर साल किया जाएगा इस प्रकार की लाइब्रेरीज के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वंस इन 3 ईयर्स। Question number 376. What is included in the annual account balance of the school while preparing the annual accounts after condemnation and disposal? निस्तारण एवं निपटान के पश्चात वार्षिक लेखा तैयार करते समय विद्यालय के वार्षिक लेखा शेष में क्या अंकित होता है? Constitution of Purchase Committee, publishing the tender inquiry, writing of the booked value and depreciated value of non-consumable assets in the balance sheet. D. Send a supply order to the supplier for new items. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, राइटिंग ऑफ द बुक्ड वैल्यू एंड डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ नॉन कंज्यूमेबल एसेट्स इन द बैलेंस शीट, ये लिखा जाना चाहिए। कोई आइटम है वो डिस्पोज हो गया है तो बैलेंस शीट में क्या करना होगा, एनुअल अकाउंट की बैलेंस शीट में क्या करना होगा, उस आइटम को क्या करना होगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो भी मेंशन करनी होगी। कहां पर? एनुअल अकाउंट के बैलेंस शीट में ये बात है वो बतानी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, राइटिंग ऑफ द बुक्ड वैल्यू एंड डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ नॉन कंज्यूमेबल एसेट्स इन द बैलेंस शीट। क्वेश्चन देख लेते हैं 377। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वीडिंग आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स? दस्तावेजों की छटाई का क्या महत्व है? इट हेल्प्स टू अलाउ स्पेस फॉर न्यू आइटम्स, दिस एंश्योर्स इजी एक्सेस टू द कलेक्शन, इट मेंटेन्स द करेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। इस तरीके के लड्डू क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, और छोटे क्वेश्चन गलत करके हम आते हैं तो एग्जाम हॉल से बाहर आकर के हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। यहाँ पर क्या बताया गया कि वीडिंग आउट का क्या फायदा है? पहला फायदा है इट हेल्प्स टू अलाउ स्पेस फॉर न्यू आइटम्स, मतलब कि पुराने आइटम को निकाल करके नए आइटम के लिए जगह बन जाएगी वीडिंग आउट करने से। साथ में दिस इंश्योर्स इजी एक्सेस टू द कलेक्शन, मतलब कि आसान हो जाएगा नए आइटम को या कोई भी काम के आइटम को देखने में आसानी हो जाएगी। और इट मेंटेन्स द करेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आइटम की करेंसी और क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करने में फायदा मिलेगा। पुराने आइटम को निकालते रहिए और नए आइटम को ऐड करते रहिए, तो वीडिंग आउट प्रोसेस है बहुत ही जरूरी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबव। और साथियों देख लेते हैं नया सवाल 378। इफ ए लाइब्रेरी हैज 20,000 to 50,000 बुक्स, सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन इज डन एवरी ईयर इन दीज लाइब्रेरीज, व्हाट एक्शन विल बी टेकन इफ सच वेरिफिकेशन रिवील्स अनयूजुअल और अनरीजनेबल शॉर्टेज? यदि किसी पुस्तकालय में 20,000 से 50,000 पुस्तकें हैं तो इन पुस्तकालयों में प्रतिवर्ष नमूना भौतिक सत्यापन किया जाता है।
यदि इस तरीके के सत्यापन से असामान्य या अनुचित कमी का पता चलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्लीट वेरिफिकेशन शैल बी डन, कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंक्वायरी कमिटी, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉई, कंडमनेशन ऑफ सच बुक्स शुड बी कंप्लीटेड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20,000 से 50,000 पुस्तकें हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 3 वर्ष में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, परंतु सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन है वो हर साल करना होगा। और इस सैंपल वेरिफिकेशन में ऐसा पता लगा है कि कोई असामान्य या अनुचित कमी हो गई है, कोई आइटम एकदम से कम हो गया है, तो क्या कार्रवाई होगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, कंप्लीट वेरिफिकेशन शैल बी डन। मतलब कि कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन है वो करना होगा। 3 वर्ष में एक बार करते हैं, परंतु सैंपल वेरिफिकेशन में कोई शॉर्टेज आ गया है, अनयूजुअल शॉर्टेज या अनरीजनेबल शॉर्टेज आ गया है, तो जैसे ही सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन में शॉर्टेज का पता लगता है, तुरंत ही कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन है वो करना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 379। टेक्स्ट बुक्स मे बी रिकमेंडेड फॉर कंडमनेशन आफ्टर 2 years. This has been amended wide letter number file number 2625/2014 NBS academic/19 dated 25th March 2021. What is the current amendment regarding disposal of textbooks? पाठ्य पुस्तकों को 2 वर्षों के बाद निस्तारण की सिफारिश की जा सकती है, पहले ऐसा रूल था। इस नियम को पत्र संख्या 26/25/2014 एनवीएस शैक्षणिक 19 दिनांक 25 मार्च 2021 द्वारा संशोधित किया गया है। पाठ्य पुस्तकों के निपटान के संबंध में वर्तमान संशोधन क्या है? तो लेटेस्ट आदेश है 26/25/2014 एनवीएस शैक्षणिक 19 में अमेंडमेंट किया गया है 25 मार्च 2021 को। तो अभी पाठ्य पुस्तकों के निपटान या कंडमनेशन के लिए वर्तमान क्या रूल है? ऑप्शन देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक्स आर टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स एवरी ईयर, देयरफॉर लाइफ स्पैन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स विल बी 1 year एंड टेक्स्ट बुक्स शुड नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लाइफ स्पैन। However, textbooks may be collected back for a brief period only in case of delay in arrival of textbooks for next session. सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि पुराना नियम ये था कि पाठ्य पुस्तकें हैं 2 साल के बाद में निस्तारण की जाती थी, कंडमनेशन किया जा सकता था। उनका जो लाइफ स्पेन है टेक्स्ट बुक का 2 वर्ष का था, परंतु इस नियम को बदल दिया गया है। अभी लेटेस्ट नियम क्या है? टेक्स्ट बुक्स आर टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स एवरी ईयर, तो हर साल दी जाती है। इसका मतलब है कि टेक्स्ट बुक्स का लाइफ स्पेन क्या हो गया है? 1 साल हो गया है। और ये बात भी बताई गई है कि टेक्स्ट बुक्स को कलेक्ट नहीं किया जाएगा, बच्चों से इकट्ठा नहीं किया जाएगा, उनके पास में रहने दिया जाएगा। किस कंडीशन में कलेक्ट किया जा सकता है? इनको कलेक्ट किया जा सकता है ब्रीफ पीरियड के लिए, जब तक कि नई किताबें नहीं आई है। नया सेशन शुरू हो गया है तो नई किताब नहीं आती तब तक रखेंगे, उसके बाद में बच्चों को दे दिया जाएगा। किसी भी कंडीशन में ऑक्शन नहीं किया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा। किस उद्देश्य के लिए? कि थोड़ा बहुत कमाई हो जाएगी, जेएनवी को कुछ मनी कलेक्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट। और यार देख लेते हैं धौलागढ़ माता सीरीज 20 का अंतिम क्वेश्चन 380। अदर आइटम्स ऑफ कंज्यूमेबल नेचर इन जेएनवी विच आर इंक्लूडेड इन द बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर कंज्यूमेबल हेड्स, हु कैन डिस्पोज ऑफ सच आइटम्स एज सुन एज दे बिकम अनसर्विसेबल अनरिपेयरेबल। जेएनवी में उपभोग्य प्रकृति के अन्य मद जो उपभोज्य शीर्षों के तहत व्यय बुकिंग में शामिल किए गए हैं, ऐसे मद जैसे ही अनुपयोगी मरम्मत योग्य नहीं रहते तो कौन निस्तारण कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। कंडमनेशन कमेटी एट जेएनवी लेवल, क्लस्टर इंचार्ज एसी, कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल, कंडमनेशन कमेटी एट आरओ लेवल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंसर्न्ड स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल ये कार्य कर सकते हैं। कंज्यूमेबल आइटम है और जो काम नहीं आ रहे हैं, इनको कौन से हेड में रखा गया है? कंज्यूमेबल हेड में रखा गया है। और वो आइटम है वो अनसर्विसेबल हो गए हैं, अनरिपेयरेबल है, उनको ठीक नहीं करवाया जा सकता, बेकार हो गए हैं। इनको खरीदा गया था कंज्यूमेबल हेड में, तो अब क्या करना होगा? इनको डिस्पोज ऑफ कौन कर सकता है? निस्तारण कौन कर सकता है? कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल है, इनका डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने धौलागढ़ माता सीरीज 20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए।
और आज के क्वेश्चन से आधारित थे, कंडमनेशन पर बेस्ड थे, कंडमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आइटम्स इन जेएनवीज एंड नवोदय विद्यालय। मतलब कि नवोदय विद्यालय में कंडमनेशन किस तरीके से होता है, पूरी डिटेल में हमने आज चर्चा करी। इससे पहले धौलागढ़ माता सीरीज 19 में भी हमने कंडमनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट किए। तो कंडमनेशन पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं। साथियों, आपको मालूम है कि धौलागढ़ माता सीरीज में कंप्लीट नवोदय सिस्टम है लाया जा रहा है, जहां पर जितने भी पॉइंट एनवीएस स्कीम पर है, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज, इसके साथ में रोल ऑफ एचएम, ईएचएम है, हाउस सिस्टम है, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेन वेस्टी, ट्रांसफर पॉलिसी, तो अधिकतर पॉइंट है हम कंप्लीट कर चुके हैं और कंडमनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। अगर आपने बाकी सीरीज है नहीं देखी है तो जरूर देखिए, नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और कंप्लीट प्रिपरेशन करिए, अपने सिलेक्शन को निर्धारित करवाइए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।